नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए, जैसा कि हमने दो अन्य मॉडल पेपर के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगे ऑलरेडी करवाए हैं। आज हम मॉडल पेपर 3 के माध्यम से यानी 3 नंबर मॉडल पेपर के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पिटारा आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनका एग्जाम 22 जनवरी अथवा 12 फरवरी के हैं, उनके पास में मात्र कुछ दिनों का समय है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संध्या कंप्यूटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो क्वेश्चंस आपको समझाए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार आप ध्यान से आप देख लेना। निश्चित ही मैं दावा करता हूं कि इससे बार आपको क्वेश्चंस दिखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो पहले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। सभी स्टूडेंट तैयार रहेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है आपको। जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम होता है। कई बार मैंने क्वेश्चंस डाला है, आज कम से कम 2-3 बार फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आगे मॉडल पेपर करवाया, उसमें क्वेश्चंस डाला है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से याद हुआ होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर बनने वाली फाइल होती है वो क्या कहलाती है? बुक फर्स्ट कहलाती है। यानी एक्सेल की जो फाइल होती है वो एक्सेल की फाइल बुक फर्स्ट कहलाती है। अगर एमएस वर्ड की बात होती है, किसकी बात होती है? एमएस वर्ड की बात होती है, तो एमएस वर्ड के अंदर बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फर्स्ट कहा जाता है। और मैंने कल बताया था नोटपैड का जो फाइल होती है, नोटपैड की जो फाइल होती है, नोटपैड के अंदर बनने वाली फाइल अनटाइटल्ड कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते जाइए। आप सभी अंत में अवश्य बताना आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। मैं सभी की कमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। हमारा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य यह रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ में क्वेश्चंस को समझाया जाए। आप सभी स्टूडेंट अपनी ओर से कमेंट कीजिए और अंत में आप अवश्य कमेंट करना कि मेरे इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए हम किस कुंजी का अथवा किस कमांड का उपयोग करेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि जो पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है, उस स्लाइड को बनाने के बाद में जैसे हम लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्रेजेंट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ स्लाइड शो। इसी स्लाइड शो को शुरुआत से देखने के लिए हम किस की का उपयोग करते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, F5 मैंने कल भी बताया था। तो यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है स्लाइड शो हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। आशा करता हूं आप ये क्वेश्चंस आप करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में बना हुआ है। बात हो रही है निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? देखिए, पेज ओरिएंटेशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो इस तरह से जो आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे एक पोर्ट्रेट मोड में दिखाई देता है, और एक ऐसा पेज होता है जो मतलब हॉरिजेंटली यानी इसको लैंडस्केप के रूप में देखा जा सकता है। यानी ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है लैंडस्केप। यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। आप सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करके आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और पूछा गया है निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इसको मोस्ट लगा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल भी बन सकता है। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना कह सकते हैं। क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है फॉन्ट स्टाइल नहीं है पूछा गया। देखो, आपको याद रखना है बोल्ड तो होती है, इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल बी होती है। बोल्ड की शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल बी होती है। रेगुलर भी होती है, ये डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होती है। इटैलिक भी होती है, इस इटैलिक की शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल के साथ में आई होती है।
यानी बोल्ड होती है, रेगुलर होती है, इटैलिक होती है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये कोई फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं है और यहाँ पे नहीं पूछा गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है। बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब बात होती है लाइन के अंदर बाएं तरफ की, यानी बाएं ओर से अकेले अक्षर, यानी यहां से हम काम कर रहे हैं, यहां से किसी अक्षर को मिटाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? बैक स्पेस का। किसका उपयोग करेंगे? बैक स्पेस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लेकिन दाईं ओर से पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाईं ओर से पूछे तो बैक स्पेस, और दाईं ओर से पूछे, दाईं ओर से आपको पूछा जाता है तो दाईं ओर से आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाता है। यानी बाईं ओर से बैक स्पेस और दाईं ओर से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए डिलीट कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? स्लाइड शो अगर हम कर रहे हैं, मैंने अभी बताया था स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है? F5। लेकिन स्लाइड शो के दौरान अगर हम स्लाइड को समाप्त करना चाहते हैं, स्लाइड शो को बंद करना चाहते हैं, तो बंद करने के लिए हम किस कुंजी का उपयोग करेंगे? एस्केप का। यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है एस्केप कुंजी के द्वारा स्लाइड शो हो रही है तो स्लाइड शो को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए एस्केप की लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मोशन पाथ क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको भी बताने की कोशिश करनी है मोशन पाथ क्या है। मोशन पाथ आपको याद रखना है, स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका है? नहीं। ऑप्शन बी पे देखते हैं, एक स्लाइड को आइटम्स को मूव करने की विधि। बिल्कुल सही कहा गया है। जो स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर कुछ आइटम्स होती है, उस आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो मोशन पाथ का उपयोग कर सकते हैं। यानी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखना। मोशन पाथ एक एनिमेशन का प्रकार होता है और इस एनिमेशन के अंदर किसी आइटम को एक जगह से मूवमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिकॉज यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करें और बताने की कोशिश करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, एक वर्कशीट होती है, वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु तो, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, वेरी मोस्ट आप कह सकते हैं। क्वेश्चंस काफी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है कि अगर किसी सेल या वर्कशीट के अंदर कुछ लिखा गया है और लिखी गई जो रो अथवा कॉलम को आप एक जगह पे होल्ड करना चाहते हैं, जब आपके सामने होल्ड करने की बात आती है, एक जगह पे स्थायी रखना चाहते हैं, ताकि जब आप वर्कशीट को स्क्रॉल करें तो वो वाली जो टाइटल जो आपने रखी है वो होल्ड करके रखी है, वो वाली आपकी जो कॉलम अथवा जो रोबोट होल्ड हो और स्क्रॉल ना हो। इसका मतलब यहाँ पे बात कर रहा है ये फ्रीज पेन कमांड की, यानी फ्रीज का मतलब जमना होता है, एक जगह पे स्थायी कर लेगा। फ्रीज पेन कमांड इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ फ्रीज पेन कमांड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संध्या कंप्यूटर के द्वारा जितने भी मॉडल पेपर आपको करवाए जा रहे हैं, मैं निश्चित ही दावा करता हूं पूरी बुक का निचोड़ है। अगर आप इन मॉडल पेपर को पढ़ रहे हैं तो आपके 35 क्वेश्चंस में से आप वहां से श्योरली फ्रेंड्स आप 90% से क्रॉस अवश्य करेंगे, ये मेरा दावा है। आप इस चैनल के माध्यम से अंत समय तक जुड़े रहना। जब आपका एग्जाम हो जाएगा आपको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ, क्वेश्चंस काफी एज इट इज बने हैं इस चैनल के माध्यम से जो बताए गए थे। तो आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों आप एक बार इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी इसमें जुड़ सके। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो यहाँ पे आपके सामने जो डेटा होता है, इस डेटा के अंदर जो भी हमने लिखा है कुछ मैटर,
इससे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में अगर हम कुछ चार्ट बनाना चाहते हैं, जैसे ये कॉलम चार्ट की बात करते हैं, अगर हम कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप कौन सी की का उपयोग कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन से बी पे लिखा हुआ है न्यू चार्ट। न्यू चार्ट बनाने की शॉर्टकट की होती है F11। अगर आप चाइनीज चार्ट इसमें आप चार्ट आप बनाना चाहते हैं तो चार्ट को लाने के लिए आप F11 कुंजी का उपयोग करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे इसके अलावा आपको याद रखना है कि F5 ये F5 रिफ्रेश के लिए होती है, F7 ग्रामेटिकल एरर को शो करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगर यहाँ पे F3 की तो F3 का मतलब न्यू सीट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैं आगे और भी बताऊंगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा गया है? प्रोग्रामों का एक संग्रह है। प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है। देखिए प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नहीं करेंगे, ऑप्शन बी ओनली फॉर सॉफ्टवेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। एक खाली जगह एक नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। देखिए हैकर्स अथवा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने के लिए मदद करता है, यानी बात हो रही है नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से। जब बात हो जाती है नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से बाहर से आने वाली हानिकारक फाइल अथवा दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रोकने में मदद करता है अपना फायरवॉल। यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ फायरवॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीवायरस नहीं करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एंटीवायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो अपने कंप्यूटर के अंदर वायरस को स्कैन करके हटाता है। लेकिन आपको याद रखना यहाँ पे नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से जो फाइलें प्राप्त होती है ऐसी हानिकारक फाइलें होती है उनको मिटाने के लिए फायरवॉल वहां पे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मेट पेंटर की। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किसकी बात हो रही है? फॉर्मेट पेंटर की बात हो रही है। यानी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की पूछी जा रही है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। कंट्रोल अल्ट नहीं करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी एक ऐसी कुंजी है जो फॉर्मेट पेंटर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आप स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चंस के, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप ईपीडीएस क्या होता है? ईपीडीएस एक खाद्य की कमी से, खाद्य सुरक्षा कमी से निपटने के लिए, यानी खाद्य की कमी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के परिवारों को अनाज वितरण किया जाता है, जिसमें आप राशन कार्ड के हिसाब से एपीएल अथवा बीपीएल कार्ड धारकों को ये जो आपको ये दिया जाता है, इसके अंदर आपको याद रखना है। तो इसमें एमएसपी का पूरा नाम बताना है। एमएसपी का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम मूल्य के दौरान आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, कम दाम के अंदर उपलब्ध करवाई जाती है, उसको कहा जाता है एमएसपी। क्या कहा जाता है? एमएसपी। यानी एमएसपी का पूरा नाम मैक्सिमम मत करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? आपके पास में दो मोबाइल डिवाइस है, इसमें दो या दो से अधिक फाइलों को आप एक दूसरे में आप फाइल को भेजना चाहते हैं, तो आपको अच्छे से फ्रेंड्स याद होना चाहिए इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर या फाइल शेयरिंग टूल के रूप में या टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि भाई फाइल अथवा फोल्डर को आप लॉक करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन का नाम ही क्या है?
फोल्डर लॉक है, उसका नाम ही क्या है, फोल्डर लॉक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप क्वेश्चंस नंबर लिख के कमेंट करें। आप जैसे मान के चलो 16 का आंसर दे रहे हैं, आप 16 का आंसर दे रहे तो 16 नंबर आप टाइप कीजिए और बाद में आप लिखिए कि भाई 16 का ए है, 16वें क्वेश्चंस का बी है, तो ताकि मैं इसका अच्छे से पता करूं कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। वरना किसी में वीडियो आगे चलता है, किसी में पीछे चलता है, डायरेक्ट आप आंसर दे रहे हो। अब मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूं कि स्टूडेंट कौन से क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, इसलिए आप 16 नंबर लिख के बाद में उसका आंसर दीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। यानी इनमें से कौन सा विकल्प उपयोग करने पे माउस का आकार उसके ऊपर जाते ही हैंड के आकार में बदल जाता है। यानी माउस का पॉइंटर ऐसे होता है ना, तीर के आकार का, वो तीर के आकार का जो माउस पॉइंटर होता है वो जैसे इसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो सीधा हैंड के आकार का हो जाता है। किसके आकार का हो जाता है, हैंड के आकार का हो जाता है। तो ये बात कर रहा है हाइपरलिंक की। तो मान के चलिए इस 16वें का क्वेश्चन का आंसर ए है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि भाई 16 का ए, ताकि मैं पता कर जाऊं कि कर लो कि भाई इस आप आंसर 16वें क्वेश्चन का दे रहे हैं या 15वें क्वेश्चन का दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी हाइपरलिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो माउस का आकार है ना, वो हैंड के आकार का हो जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप अवश्य याद रख लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। बात हो रही है आईएसपी की, आईएसपी की बात हो रही है। आईएसपी का पूरा नाम पूछा गया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, यहां पे ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यानी नागरिक के जो मुद्दे होते हैं, जो शिकायतें होती है, शिकायत निवारण पोर्टल के रूप में इस्तेमाल कौन सा किया जाता है, भामाशाह, ईपीडीएस, राज्य संपर्क या ई मित्रा। तो राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के नागरिकों के मुद्दों को हल करने और उनकी शिकायत का निवारण करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम क्या है, राजस्थान संपर्क, या उसको राज्य संपर्क शॉर्ट में आप कह सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी राज्य संपर्क यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके हेल्पलाइन नंबर, ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करने के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर होते हैं। तो अगर हेल्पलाइन नंबर की बात होती है तो हेल्पलाइन नंबर कौन से हो जाते हैं, 181, यानी 181 राज्य संपर्क के ऊपर शिकायत दर्ज करने के हेल्पलाइन नंबर होते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करना क्या कहलाता है। कल परसों मैंने क्वेश्चंस डाला था, सभी को आना चाहिए। पैराग्राफ के दोनों साइड से यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सेम मार्जिन देना, ये कहलाता है जस्टिफाई। क्या कहलाता है, केवल पेज के बीच में लिखना, पैराग्राफ के बीच में लिखना, ये बीच में लिखने का काम ये तो कौन करता है, सेंटर। जबकि यहाँ पे बात हो रही है लेफ्ट और राइट साइड दोनों से सेम मार्जिन देना। मार्जिन यहाँ पे ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, यूपीआई का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, कमेंट करके बताने की कोशिश करें। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूनिवर्सल नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म भी नहीं करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा प्रदान करता है। यानी जिन फाइल अथवा फोल्डर को आप कंप्यूटर से मिटाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर से डिलीट की हुई फाइल, कंप्यूटर से डिलीट की हुई फाइल को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है रिसाइकल बिन। ऑप्शन आप थोड़ा याद रखना, रिसाइकल बिन एक ऐसा टूल्स होता है जहां पे यूजर के द्वारा डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। हम एग्जाम से पूर्व काफी अच्छे अच्छे मॉडल पेपर आपके समक्ष पेश करेंगे, तो सभी स्टूडेंट आप इस चैनल के ऊपर ज्यादा अच्छे से फ्रेंड्स आप और भी स्टूडेंट को कंबाइन करने की कोशिश करना, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन तैयारी और इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में आपके समक्ष मिलने की कोशिश करेंगे।
जितना आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलेगा उतना ही फ्रेंड्स दोगुनी हम एनर्जी के साथ में आपके लिए अच्छे से अच्छे दमदार कंटेंट के साथ में उपस्थित होने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा नहीं है? नॉर्टन होता है, नेटस्केप नेविगेटर, कैस्पर स्काई और क्विक हिल, यानी ये होता है ऑप्शन सी पी होता है, ऑप्शन डी भी होता है। लेकिन नेटस्केप नेविगेटर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो वेब ब्राउजर होता है। ये तो क्या होता है? ये तो वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। सभी स्टूडेंट भले आपको बिल्कुल भी नहीं आता है बट इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना रहती है कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है। जिन्होंने हमारे जो ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने अच्छे से बताया था, जब एक्सेल का बोर्ड पे टॉपिक मैंने अच्छे से करवाया था। लेकिन अभी आपके सामने आपके पास में ऑप्शन है तो आप ऑप्शन के हिसाब से याद रखिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेबल्स कहलाती है। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को डेटा लेबल्स कहा जाता है। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे दाईं ओर पूछना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दाईं ओर, क्योंकि दायां तो ऑलरेडी बायां क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पे पूछा गया है दाईं ओर। दाईं ओर के अकेले अक्षर को मिटाने के लिए हम डिलीट का उपयोग करेंगे। और बाईं ओर से पूछे, अगर बाईं ओर से आपको पूछा जाता है तो बाईं ओर से तो कौन सा हो जाएगा? बैक स्पेस। अगर पैराग्राफ में दूसरा नया पेज दर्ज करना है तो कौन सी कुंजी दबाएंगे? एंटर कुंजी दबाते हुए आप पैराग्राफ में नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दाईं ओर से पूछे तो डिलीट और बाईं ओर से पूछे तो बैक स्पेस। ये थोड़ा सा आप याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है 22 और आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है? वाईफाई, मॉडेम, डीएसएल या आईएसपी? आईएसपी का पूरा नाम मैंने अभी बताया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, जबकि मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। और वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। और यहां पे पूछा गया एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल, मींस करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मॉडेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडेम। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट है? इजी क्वेश्चन है। जब पैन कार्ड आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे? देखिए, आईटीआर तो इनकम टैक्स की होती है, यूआईडी या ये आधार की होती है। ये किसकी होती है? ये तो आधार कार्ड की वेबसाइट होती है। तो एनएसडीएल जो लिखा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसका पूरा नाम होता है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है? ये यूनिट नंबर आपके आरएसआईटी यूनिट नंबर 2 से लिया गया क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 2 से लिया गया क्वेश्चन, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कौन सी मेमोरी है जो डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाने की कोशिश की जा सकती है, मिटाया जा सकता है? तो आपको थोड़ा याद रखना है कि बात हो रही है किसकी बात हो रही है? बिजली के सिग्नल से मिटाने की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है बिजली के सिग्नल से, मतलब EEPROM, यानी इस डबल ई वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यूवी किरणों से मिटाने की बात होती है तो EEPROM करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है बिजली के सिग्नल से, यानी पहला ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल, दूसरे ई का मतलब होगा इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जब बिजली के सिग्नल से डेटा को मिटाने की बात आ रही है तो डबल ई वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यूवी किरणों से पूछे, अगर आपको यूवी यानी अल्ट्रा वायोलेट किरणों से मिटाने की बात होती है तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर ईपीरोम, नॉर्मल EPROM कर लेना। लेकिन बिजली के सिग्नल से बात हो रही है तो डबल EPROM यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, बूटिंग क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूटिंग मैंने कल परसों बताया था, किसी कंप्यूटर को स्टार्ट अथवा रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। इजी क्वेश्चन से ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोबाइल में तो हर कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है,
कंप्यूटर के अंदर ऐसा कौन सा टूल्स है जो स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा प्रदान करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उसका नाम है स्नैपिंग टूल्स। क्या होता है? स्नैपिंग टूल्स जो लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 की फाइलों का क्रमशः एक्सटेंशन नेम है। यानी एक्सेल 2003 का क्या होता है? एक्सेल 2003 का तो होता है एक्सएलएस। एक्सेल 2007 का क्या होता है? एक्सेल 2007 का होता है एक्सएलएसएक्स। एक्सेल 2010 का क्या होता है? एक्सेल 2010 का भी एक्सेल 2007 के लगभग ही होता है एक्सएलएसएक्स। मींस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी 2003 में पीछे वाला एक्स हटा देंगे तो 2003 का हो जाएगा। बाकी एक्सएलएसएक्स 2007 के बाद में जितने भी वर्जन है उन सभी का एक्सएलएसएक्स ही माना जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आप पावर पॉइंट की बात करते हैं, जैसी स्लाइड आपके सामने बनी हुई है वैसी की वैसी आप दूसरी स्लाइड लाना चाहते हैं तो दूसरी स्लाइड लाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? डुप्लीकेट स्लाइड का उपयोग करेंगे। और डुप्लीकेट स्लाइड लाने के लिए आप कंट्रोल डी का उपयोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों डुप्लीकेट से डी याद रख लेना, डुप्लीकेट से डी याद रखना और कंट्रोल एम, यहाँ पे दो जगह पे डी आ गया है तो यहाँ पे एक जगह पे कंट्रोल एम कर दीजिए, यहाँ पे एक जगह पे कंट्रोल एम कर दीजिए। यानी कंट्रोल एम का मतलब होता है न्यू स्लाइड। कंट्रोल एम का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एम का मतलब होता है न्यू स्लाइड। और यहाँ पे पूछा गया है डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट से कंट्रोल डी और न्यू स्लाइड से कंट्रोल एम। और न्यू फाइल पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न्यू फाइल पूछे, न्यू फाइल पूछे तो न्यू फाइल की क्या होती है? कंट्रोल एन होती है। न्यू स्लाइड पूछे तो न्यू स्लाइड की क्या होती है? कंट्रोल एम होती है। डुप्लीकेट स्लाइड पूछे तो डुप्लीकेट स्लाइड की क्या होती है? कंट्रोल डी होती है। ये तीनों की तीनों शॉर्टकट कीज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी आईएसओ मानक हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए इस क्वेश्चंस के। मैं उन क्वेश्चंस के आगे मोस्ट लिख रहा हूं, इसका मतलब आने की संभावना कह सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी आपको याद रखना है सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा आईएसओ होता है? तो आईएसओ 27001 ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है। आईएसओ 27001 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन इत्यादि ऑप्शंस किस टूल्स के अंदर होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी ये सभी के सभी टूल्स आपको कहां पे दिखाई देते हैं? विंडो मोबिलिटी सेंटर के अंदर जाके आप ब्लूटूथ परीक्षण मोड, आप इसके अलावा इसकी वायरलेस जो वाईफाई होता है उसको सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम है, बैटरी की स्टेटस स्थिति देख सकते हैं, स्क्रीन को ब्राइटनेस, स्क्रीन की रेजुलेशन आदि विकल्प कहां पे उपस्थित होते हैं? विंडोज मोबिलिटी सेंटर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया गया है? विंडोज 10 में वेब ब्राउजर कौन सा बनाया गया है? यानी इस वेब ब्राउजर का पहले नाम दूसरा था, अभी नाम उसका हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडोज 10 में उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज है। विंडोज 7 में माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम, विंडोज किस में? विंडोज 7 के अंदर, विंडोज 7 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं था, इसमें विंडोज 7 के अंदर तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था। क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर उसका नाम था, बाद में चेंज करके उसका क्या कर दिया गया? माइक्रोसॉफ्ट एज। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इतने सारे स्टूडेंट देख रहे हो, कम से कम उतने तो लाइक आपके द्वारा होने ही चाहिए। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार कंटेंट को लाइक अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उनको फ्रेंड्स यहाँ पे रूबरू देखने को मिल सके और उनके एग्जाम में आप उनको अच्छा फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 35, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित करते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को दाएं अथवा बाएं मार्जिन से दूर ले जाना इंडेंटिंग कहलाता है। इंडेंटिंग दो प्रकार के होते हैं, इंक्रीज इंडेंट, एक तो क्या होता है? इंक्रीज इंडेंट होता है और एक होता है डिक्रीज इंडेंट, एक होता है डिक्रीज इंडेंट होता है। तो डिक्रीज का मतलब होता है पैराग्राफ लेवल को कम करना और इंक्रीज का मतलब होता है पैराग्राफ लेवल को बढ़ाना। दाएं बाएं मार्जिन से दूर ले जाना मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है।
तो ये मैं आपके समक्ष लेके आया था महत्वपूर्ण 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आरएसआरटी के अंदर हल्ला मचाने वाले हैं। यानी आप इन क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड से एक बार रिपीट करने की कोशिश करें। मैं आपको दावा करता हूं कि आपको यहाँ पे 80% तो कोई बनाने से नहीं रोक सकता। आप थोड़ी सी और अपनी ओर से मेहनत करेंगे तो 90% बन जाएंगे। और अगर आपने संध्या कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए सभी मॉडल पेपर को अवश्य देखा है और आपने महामैराथन क्लास को देखा है, तो आप अवश्य यहाँ पे दावा करूंगा कि आपके 90 से क्रॉस करने में भी कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाला एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को आज संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।